अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो 3 बड़े युद्ध हुए हैं। एक 1948 में हुआ था जब इजराइल ने इस जगह को कब्जा किया था। एक 1956 में छोटी लड़ाई हुई थी, उसको स्वेज वॉर बोलते हैं। 1967 में एक 6 डे वॉर हुई थी जिसमें इजराइल ने गोलन हाइट्स और ये बाकी सारा एरिया जो कि इजिप्ट और इनके बॉर्डर से सटा हुआ है उस पर कब्जा किया था। 2 देश बनेंगे, तो इजरायलीज भी रहेंगे उसमें और फ़लस्तीनी भी उसी इलाके में आराम से। हमास की फॉर्मेशन 1987 में हुई है। जो अपराइजिंग थी हमास की वो 2000 से लेकर 2005 तक। जो हिजबुल्लाह है उसका जो है वो एफिलिएशन ईरान के साथ ज़्यादा है। तो दे स्टार्टेड अटैकिंग इजरायली सेटलमेंट। तो इजराइलियों ने क्या किया, जो भी इनका इलाका था उधर अपने लोग ला के बसा दिए। अब गाज़ा की कहानी ऐसी है, गाज़ा स्ट्रिप जो आप सुनते हैं देखते हैं, ये करीब 41 किलोमीटर लंबा है और 10 किलोमीटर चौड़ा है। करीब 1500 आदमी इनके अंदर आ गए, उससे कम नहीं तो 1200 से 1800 लोग उन्होंने मार दिए सिविलियंस। जो हमास का चीफ था वो जब ईरान में था, सोचिए अपने मित्र देश में गया था, जब वहाँ के राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होना था, वहां जाके मारा। हालांकि इजराइल ने जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन सबको पता है इजराइल ने मारा है। आप क्या कोई गेस्ट आया, आप आके वहां पे मार के जाओ हमारी कंट्री में, तो ये तो हम पे भी सवाल है ना। ये 31 जुलाई इस साल को ये हुआ था जहाँ इस्माइल हमें की डेथ हुई है। लेकिन सर इसमें तो कोई दो राय नहीं ना कि इजराइल ने किया, वो छोड़ता नहीं अपने दुश्मनों को। ये युद्ध इतना लंबा क्यों खींचा? ये अर्बन वॉरफेयर इन ए वेरी कंजस्टेड एनवायरनमेंट। तो आप रह रहे हो बट आपके पास कोई फ्रीडम नहीं है। इवन टू ट्रैवल दे हैव टू ईदर कम टू इजराइल और गो टू इजिप्ट। पर वो तो अभी तक बंधक नहीं छोड़े उनके। 110 बंधक तो अभी भी नहीं छोड़े। हम नेगोशिएशन तब डिस्कस करेंगे, पहले आप एग्री कीजिए कि 2 कॉरिडोर हमारे पास रहे। आप नहीं चाहते कि मेरे पड़ोसी के घर में आग लगी हो, क्योंकि वो आग कभी कहीं भी फैल सकती है। तो उनके भी इंटरेस्ट में है कि रीजनल स्टेबिलिटी हो। नमस्ते व्यूवर्स, द अर्चना शो में आपका स्वागत है। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एयर मार्शल संजीव कपूर जी के साथ एक सीरीज़ की शुरुआत करने जा रही हूँ, और आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस मिला है कि हम इसकी शुरुआत अब कर चुके हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम बात करेंगे, एक मुद्दा है जिसको आप पिछले साल अक्टूबर से सुन रहे हैं। 7 अक्टूबर 2022 से आपने इसको सुनना शुरू करा। आपके मन में कई सवाल आए, इजराइल, पैलेस्टाइन, गाजा पट्टी, हमास, हिजबुल्लाह, क्या है ये ऐसी खिचड़ी है कि समझ में नहीं आती आम लोगों को कि आखिर ये है क्या, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, किसकी वो जमीन है, कौन कब्जा कर रहा है, कौन सही है, कौन गलत है। तो आज हमारे साथ एयर मार्शल संजीव कपूर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अर्चना जी, धन्यवाद। सर से हम जानेंगे कि बिल्कुल सरल आसान शब्दों में कि ये वाकई क्या है, कहां से इसकी शुरुआत हुई, और ये जो अभी की करंट सिचुएशन है, इस सिचुएशन के लिए दरअसल जिम्मेदार कौन है। सर 7 अक्टूबर 2023 जब हमास ने इजराइल पर हमला किया, वहां पर एक फेस्टिवल चल रहा था। उसके बाद से आज लगा था कि ये युद्ध कुछ समय में ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा लंबे वक्त नहीं चलेगा, लेकिन तकरीबन 10 महीने से ज़्यादा हो गए और ये वॉर अभी भी चल रहा है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, जो युद्ध आज हम देख रहे हैं? ये एक्चुअली अगर आप क्लोजली फॉलो करते हैं मिडल ईस्ट को, तो ये तैयारी बहुत दिन से चल रही है। अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो 3 बड़े युद्ध हुए हैं। एक 1948 में हुआ था जब इजराइल ने इस जगह को कब्जा किया था। एक 1956 में छोटी लड़ाई हुई थी, उसको स्वेज वॉर बोलते हैं। 1967 में एक 6 डे वॉर हुई थी जिसमें इजराइल ने गोलन हाइट्स और ये बाकी सारा एरिया जो कि इजिप्ट और इनके बॉर्डर से सटा हुआ है उस पर कब्जा किया था। 1973 में एक लड़ाई हुई 1973 में, उसको यौम किपुर वॉर बोलते हैं। उसके बाद इनका इजराइल का उस इलाके पे परचम आ गया। जोग्राफिकली अगर मैं बच्चों के लिए या जो भी व्यूअर्स हैं जो देखना चाहते हैं, इजराइल के नॉर्थ में एक छोटा सा देश है कॉल्ड जॉर्डन। जॉर्डन से सटा हुआ सीरिया है। सीरिया के और इजराइल के बीच में गोलन हाइट्स हैं जो 1967 तक सीरिया का भाग था। और एक एली कोहेन करके मोसाद के बहुत बड़े स्पाई रहे हैं, उनकी मदद से एक मूवी भी बनी है हॉलीवुड की। उन्होंने इजराइल ने उस गोलन हाइट पे कब्जा किया। गोलन हाइट इज़ अ प्लेटो विच ओवरसीज मोस्ट ऑफ सीरिया एंड द प्लेन्स। जो वेस्ट बैंक हम सुनते हैं, वेस्ट बैंक आपने नाम सुना होगा, गाज़ा वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक एक्चुअली ये जॉर्डन नदी का वेस्ट बैंक है।
तो इज़राइल और जॉर्डन के बीच में एक नदी चलती है, उसका जो वेस्ट पार्ट है बैंक का, उसको वेस्ट बैंक एरिया बोलते हैं, ईस्ट पार्ट जॉर्डन के अंदर है। तो इज़राइल के नीचे साउथ वेस्ट साइड में इजिप्ट है एंड साउथ ईस्ट साइड में सऊदी अरेबिया है। तो ये एक जनरल एरिया है जिसके बीच में अब हिस्ट्री से उन्होंने इतना सबक लिया इजरायलीज़ ने, उन्होंने कहा कि ये इलाका हमारा है और हमें इसको छोड़ना नहीं है, और वो हर तरफ से घिरे हुए हैं। अब आते हैं हम हमास की तरफ। तो फ़लस्तीनियों की जब 1990, 92, 93 में मीटिंग्स हुई अमेरिका और इजिप्ट के, उससे एक ओस्लो एग्रीमेंट हुआ 1979 में, उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि 2 देश बनेंगे उसी इलाके में, 2 देश रहेंगे, 2 नेशन थ्योरी बोलते हैं उसको। तो इजरायलीज़ भी रहेंगे उसमें और फ़लस्तीनी भी उसी इलाके में आराम से रहेंगे। तो इन फ़लस्तीनियों के बीच में एक ग्रुप था जिनको ये मंजूर नहीं था, देवर हार्ड लाइनर्स, एंड एक मुस्लिम ब्रदरहुड का एक ऑफशूट निकला और उसी को हमास का नाम दिया गया। हमास इज़ एन अरेबिक शॉर्ट फॉर्म ऑफ vertical portion which said that this is not acceptable to us of any kind of reconciliation with the Israelis or Jews. लेकिन 67 में तो इन सीमाओं के, इन बॉर्डर्स को हमास ने भी मान लिया था, उसको स्वीकार कर हमास लिया तो था। 87 में क्रिएट हुआ है। हमास की फॉर्मेशन 1987 में हुई है फ्रॉम द फलस्तीनियंस ब्रदरहुड। जैसे इजिप्ट में एक मुस्लिम ब्रदरहुड बना है, ऐसे एक मुस्लिम ब्रदरहुड फ़लस्तीनियों में भी था। उसके अंदर से एक हार्ड राइट विंग का जो पोर्शन निकला है वो हमास 87 में क्रिएट हुआ। अब इसको ताकत और कहाँ से मिली हमास को, इन्होंने धीरे धीरे एक फतह करके एक और ऑर्गेनाइजेशन थी फ़लस्तीनियों के अंदर, दैट वाज आल्सो अ हार्ड लाइनर दिस थिंग। तो 2005 तक इनकी जो लड़ाई चलती रही छोटे लेवल पे। अगर आपको याद हो तो बीच में फ़लस्तीनियों की एक गवर्नमेंट बनी थी, उस टाइम पे यत्सिक रबीन करके 1995 में एक इजरायली प्राइम मिनिस्टर होते थे, उनको एक हार्ड विंग जू ने मार दिया क्योंकि दे ऑल्सो डेंट वांट कि ये यहूदियों से फ़लस्तीनियों से जाके समझौता करें। तो दोनों तरफ से वो चल रही थी। बट असली जो इंतफादा कहते हैं, इंतफादा में एक अपराइजिंग का वर्ड है फ़लस्तीनियों में। तो इनके जो सेकंड इंतफादा था, जो अपराइजिंग थी हमास की, वो 2000 से लेके 2005 तक थी। तो उसमें इन्होंने क्या किया कि इन्होंने हर तरफ से बैलून्स के नीचे एक्सप्लोजिव लगा के, इन्होंने बुलडोज़र से दीवारें तोड़ के, इन्होंने हर मुमकिन रॉकेट से, मिज़ाइल से, पत्र, तो दे स्टार्टेड अटैकिंग इजरायली सेटलमेंट। तो इजराइलियों ने क्या किया, जो जो भी इनका इलाका था उधर अपने लोग ला के बसा दी। इवन गोलन हाइट्स में इनके लोग हैं, इनके लोग सिनाई डेजर्ट के पास जो इलाका है सटा हुआ, उधर भी इन्होंने बसा दिया। तो इनको नामंजूर है एंड इनकी जहाँ एक्सेस है, जहाँ पे रॉकेट दे सकते हैं। बट 2005 में जब हमास की वो हुए इलेक्शंस, तो उसमें इनकी जीत हुई। पहले इलेक्शंस जब हुए फ़लस्तीन में वो 2005 में हुए, तो उधर फतह पार्टी भी जीती। अब आप देखिए इनका कैसा जज्बा था कि 2005 से लेके और 2007 तक ये अपने ही लोगों से लड़े। अच्छा, आपस में ही लड़े टू के किसकी डोमिनेशन होगी। और 2007 में जून में, अगर मुझे डेट याद है तो 15 जून 2007 को हमास ने एक गवर्नमेंट बनाई पैलेस्टाइन में, हाँ, इन गाज़ा में। अच्छा, अब गाज़ा की कहानी ऐसी है, ये गाज़ा स्ट्रिप जो आप सुनते हैं, देखते हैं, ये करीब 41 किलोमीटर लंबा है और 10 किलोमीटर चौड़ा है। अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो दिल्ली का करीब 1/4 भाग है। दिल्ली का इतना एरिया है। ये एक एज पे है, उसकी बाईं तरफ टुवर्ड्स द वेस्ट समुंदर है। नीचे में इजिप्ट से जुड़ा हुआ है, सिनाई डेजर्ट से, और नॉर्थ में ये इजराइल से टच कर रहा है। तो इसके अंदर कुछ क्रॉसिंग्स हैं जहाँ से ह्यूमैनिटेरियन एड और वैसे जाती है। तो 2007 में जब हमास ने इसको टेक ओवर किया, तो जो स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स ये है, उसको इन्होंने स्टार्टेड यूजिंग देम एज स्टोरेज फॉर वेपन्स। गाज़ा पट्टी को, गाज़ा में। अब इन्होंने
उसमें टनल्स बनानी स्टार्ट कर दी। तो जो एड आ रही थी दूसरे देशों से, ह्यूमैनिटेरियन एड, जो वो ग्रांट्स आते, पैलेस्टाइन में जाना हो या इजराइल में जाना हो, उसी रास्ते से निकलते हैं, हाँ, दोनों जगह जाने दोनों के लिए। वहीं से जाते थे। ये जो हमास ने ये सारा पैसा और ये इकट्ठा करके दे स्टार्टेड मेकिंग नेटवर्क। उन्होंने जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी स्टार्ट की कि आपके दुश्मन इजरायलीज़ हैं, यहूदी हैं, तो बच्चों को भी इस तरह की ट्रेनिंग मिलने लगी उनके फ्री टाइम में, कि जहाँ पे उनको वेपन चलाना सिखाया जाए, उनके अंदर ऐसी मानसिकता पैदा की जाए कि ये आपके कट्टर दुश्मन हैं। तो उस मानसिकता से उससे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमास के साथ गाज़ा पट्टी में जुड़ने लग गए। जो हिजबुल्लाह है उसका जो है वो एफिलिएशन ईरान के साथ ज़्यादा है, वो शिया है, ये सुन्नी है, ये सुन्नी है हमास वाले। लेकिन यहाँ पे ये दोनों साथ हैं, शिया सुन्नी। हाँ, अब हिजबुल्लाह और हमास। जब इसराइल से लड़ना होता है तो दोनों सब साथ। मिल जाते हैं। हिजबुल्लाह भी मिल जाएगा, यमन के हूती भी मिल जाएंगे, हाँ। यहाँ के सुन्नी भी मिल जाएंगे, क्योंकि एनिमी इज कॉमन, सो दे फॉरगेट देयर डिफरेंसेस एंड देन दे अटैक। अब आते हैं इनकी जो क्षमता है, जो रॉकेट बनाने की, जो इनका असला बनाने की, कुछ तो इन्होंने इंपोर्ट की चीज़ें और टनल्स के थ्रू स्मगल की, कुछ इन्होंने अपनी ही गाज़ा के अंदर हमास ने अपनी फैक्ट्रियां लगा ली थी ऐसी, जहाँ अच्छा, ये अभी जब हमास और इजराइल का दुआ, तो उसमें वो टनल्स, हाँ, वो दिखी भी अगर कि आप किस तरह ये से उन्होंने लोग 500 कहाँ गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता यही था, है। छुपा के भी रखा जो बंधक ले गए उनको आप वहाँ बिल्कुल पर। ठीक कह रहे हो। तो इनके जो टनल्स हैं वो 3-4 लेवल पे थी, तो इनका एक व्यक्ति सिविल कपड़ों में छत से देख रहा है। अब इजरायली सोल्जर्स को क्या पता ये कौन है, वो एक इनका सोल्जर है, तो वो देख रहा है कि इनके व्यक्ति यहाँ से जा रहे हैं, वो 3 लेवल पार करके उस तरफ निकलेगा जहाँ से वो आ रहा है और उनको अटैक करेगा, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने वेपन्स रखे। तो इनका जो वेपन स्टोरेज है वो स्कूल्स के नीचे था, हॉस्पिटल्स के नीचे था। हाँ। तो इजरायली उन बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक ही नहीं कर सकते, ह्यूमैनिटेरियन उस पर। तो ये उनको समझने में काफ़ी देर हो गई। मॉस्क के अंदर इन्होंने असला रखा हुआ था, ताकि एक ग्राउंड बना सकें जब अटैक हो, हाँ, कि सिविलियंस पे हमले कर रहे हैं, लोगों पर, महिलाओं पे, बच्चों पर, अस्पतालों पर, स्कूलों पर, मस्जिदों पर हमले कर रहे हैं, ये ग्राउंड बना सके, यानी पूरी स्ट्रैटेजिक तैयारी की गई थी वो। तो ये स्ट्रेटजी तैयारी चली 2007 से लेके अभी तक, और पता नहीं लगा इजराइल को कि नहीं लगा। बीच बीच में 2012 में बहुत स्कर्मिश हुए, 2014 में हुए, रिसेंटली 2021 में बहुत बड़े स्कर्मिश हुए बिटवीन हमास एंड दिस थिंग। बट ये जो तैयारी थी 7 अक्टूबर की, इसमें मैं इनको काफ़ी वो देता हूँ कि बहुत अच्छी तैयारी थी, क्योंकि जस्ट बिफोर 7 अक्टूबर 2023 हिजबुल्लाह ने अटैक किया नॉर्थ में इनके ऊपर इजरायली। हमास ने कुछ उसका ज़्यादा साथ नहीं दिया। हमास ने ये जो पीरियड है 2021 के बाद का, वो इस स्ट्रेटजी में लगाया कि हम कैसे इनको स्ट्राइक करें। तो जहाँ पर वो अपनी शक्ति को इकट्ठा कर रहे थे, तो उन्होंने जो अपने बहुत सारे लोग गाज़ा से काम करने के लिए इजराइल जाते हैं, हाँ, और शाम को वापस आते हैं। उन लोगों को अपना इन्फॉर्मर्स बनाया, उनसे पूरी जानकारी ली, कौन सी जगह पे क्या पड़ा है, जो बाउंड्री वॉल है बिटवीन गाज़ा एंड इज़राइल, उसके साथ में अपने ट्रैक्टर्स और ये बुलडोजर्स और ये आम पार्क करने स्टार्ट कर दिए कि शाम को छोड़ जाते थे। उन्होंने अपनी जो सर्वेलेंस की जो चीज़ें हैं, ड्रोन्स वगैरह को, उससे इंफॉर्मेशन गैदर करनी स्टार्ट की। तो एक, जैसा आपने कहा शुरू में, कि एक ऐसा दिन चुना उन्होंने 7 अक्टूबर का, जो एक फेस्टिवल सीज़न है, क्लोज्ड हॉलीडे है, एक म्यूज़िक फेस्टिवल चल रहा था। कम से कम 2000 रॉकेट उन्होंने सुबह 6:15 पे फायर किया। सिस्टम वो जो एक आयरन डोम फेल हो गया, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि इतने सारे, हाँ, वो मशीन उतनी सक्षम है ही नहीं कि उतने रॉकेट्स को लगातार रोक सके। और उन्होंने इस बात का तोड़ ढूंढ लिया था हमास ने कि अगर हम लगातार ऐसे हमले करेंगे तो ये जो आयरन डोम है ये फेल हो जाएगा। इन्होंने समुंदर से अटैक किया, इन्होंने पैराग्लाइडिंग से अटैक किया, उधर से नॉर्थ से हिजबुल्लाह ने अटैक किया, इन्होंने उन्हीं बुलडोज़र जो ये पास में खड़े करते थे उससे दीवारें तोड़ के करीब 1500 आदमी इनके अंदर आ गए। एंड ऑफिशियल फिगर है कम से कम नहीं तो 1200 से 1800 लोग इन्होंने मार दिए, सिविलियंस,
इसराइल और के। अभी भी इनके पास 110 लोग बंद हाँ रखे हैं। नहीं, ये लेके तो 250 गए थे। हाँ, लेकिन अभी हाँ, तो बचे उसके हुए बाद 110 हैं। बीच में एक ट्रूस हुआ था हाँ। नवंबर में पिछले साल, उसमें कुछ 110 एक्सचेंज हुए, बट अभी भी इनके पास 110 के करीब हॉस्टेजेस हैं, जिसमें से 4-5 अभी अभी छोड़े गए मार हैं। दिया हाँ, है ना, 3 मार दिया उनको हाँ, शायद। कुछ मर गए हैं, कुछ को मार दिया है, कुछ ओल्ड एज के कारण अपने आप चले गए हैं, बट उनको कॉन्स्टेंटली ये शिफ्ट करते रहते हैं अंदर ही, ताकि उनकी नज़रों से दूर रहें जो हॉस्टेजेस। अच्छा सर, अभी जो रिसेंट कुछ समय पहले जो इंसिडेंट हुआ जिसमें इस्माइल हानिया जो हमास का चीफ था, वो जब ईरान में था, सोचिए अपने मित्र देश में गया था जब वहाँ के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण होना था, वहाँ जाके मारा। हालांकि इजराइल ने जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन सबको पता है इजराइल ने मारा है। उसके बाद क्या ईरान को लग रहा था कि लगा था सबको कि ईरान इस युद्ध में कूदेगा, लेकिन अभी तक ईरान की तरफ से कुछ ऐसा नहीं किया गया जो सिग्निफिकेंट हो। आप क्या देख रहे हैं कि ईरान भी अब इसमें आएगा, उसकी भी भूमिका कुछ? हाँ, ईरान वो एक हिजबुल्लाह का स्ट्रेंथ है, सो एज टू से, एंड हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर्स की भी डेथ हुई थी। हाँ। नहीं, और इन दूसरी ड्रोन। बात, आप क्या कोई गेस्ट आया, आप आके वहां पे मार के जाओ हमारी कंट्री में, तो ये तो हम पे भी सवाल है ना। ये 31 जुलाई इस जी, साल को हाँ, ये हुआ हाँ, था, हाँ। जहाँ इस्माइल हमें की डेथ हुई है। जैसे आपने कहा, किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं हाँ। है, एंड ओपन सोर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बता सकता है कि ये कैसे, उनके थ्योरीज हैं। कोई कहता है बॉम्ब पहले प्लांटेड था, कोई बोला डिवाइस लगाया हुआ था घर में, कोई बोला हाई स्पीड मिसाइल आई थी। लेकिन सर, इसमें तो कोई दो राय नहीं ना कि इजराइल ने किया, वो छोड़ता नहीं अपने दुश्मनों को, हाँ, क्योंकि इतिहास कहता है। हाँ, बट वही है कि जब तक कोई ऑफिशियली उस पर वो नहीं है तो हम नहीं कह पाते कि कैसे है। बट ऑल द सेम देयर हैज़ बीन, ईरान ने काफ़ी ड्रोन अटैक्स किए हैं इजराइल पे। ईरान इज़ हेल्पिंग स्ट्रेंथन हिजबुल्लाह इन वेस्ट बैंक। तो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन अभी नहीं हुई है, बिकॉज जोग्राफिकली ये दो देश सटे हुए नहीं हैं। अच्छा सर, ये भी है ना कि मुझे लग रहा है कि ईरान को भी, अगर इजराइल ने खुद स्वीकार नहीं किया है, तो उनको भी एक रूम मिल गया है थोड़ा, कि अगर वो डायरेक्ट मान लेते तो मजबूरी होती है ईरान का अटैक करना। तो अभी अगर वो नहीं माना है तो ईरान के पास भी है थोड़ा सा रूम। वो थ्रेशोल्ड है, मतलब दोनों उस थ्रेशोल्ड पे हैं कि ये क्रॉस होने से ये एक्शन होगा। एंड दोनों देशों में, इजराइल में जब बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार बनी, तो इस बार ही ऐसी सरकार बनी कि उनके जो सपोर्टर्स हैं वो राइट विंग वाले हैं। इट्स अ कोalition गवर्नमेंट इन इजराइल, तो उनके पास भी एक साधन है। तो 7 अक्टूबर के बाद इजराइल ने सिर्फ 2 ही चीज़ें बोली थी कि हम और 1973 की वॉर के बाद उन्होंने वॉर अभी डिक्लेयर किया इजराइल ने। बीच की सारी स्कर्मिशेज और छोटी बैटल्स हैं। जो वॉर होता है, वॉर इज यूज ऑफ ऑल मीन्स द स्टेट हैज़ टू टेक डाउन द एनिमी, सो दैट इज़ वॉर। तो इस बार जो उन्होंने, इजराइल ने जो कदम उठाए हैं वो ऐसे हैं कि उन्होंने वॉर डिक्लेयर किया। और इस वॉर जब स्टार्ट हुई है, 2 घंटे के अंदर इनके सारी रिजर्विस्ट जो हैं वो मोबिलाइज हुए थे, करीब 3.5 लाख इजराइल के। इनके सारे एयरफील्ड्स एंड जितनी मिसाइल सेंटर्स हैं वो एक्टिवेट हुए। और इन्होंने 2 ही पॉइंट एजेंडा रखा था उस 7 अक्टूबर के बाद, कि एक, हम अपने होस्टेजेस को वापस लेके आएंगे, एंड दूसरा, हम हमास का नामो निशान मिटा देंगे। अच्छा सर, ये युद्ध इतना लंबा क्यों खींचा? इसमें एक सवाल और ये जैसे आपने बोला कि नोबडी थॉट इन दिस वर्ल्ड कि ये 10 महीने और अभी भी चल रहा है, तो इतना लंबा युद्ध कैसे चल रहा है? उसके बड़े सारे प्रमुख कारण हैं। एक तो 500 किलोमीटर की लंबी टनल्स हैं जो कि इन्होंने एस्टिमेट नहीं की थी। इनको मालूम तो था सुरंगें हैं, बट उसका इतना वाइड नेटवर्क होगा नॉर्थ से साउथ, इन्होंने नहीं सोचा था इजरायलीज ने। दूसरा, ये अर्बन वॉरफेयर इन ए वेरी कंजस्टेड एनवायरनमेंट। इट इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया इन दिस वर्ल्ड। इट इज़ कॉल्ड एज ए ओपन एयर प्रिजन, क्योंकि उसमें से ना कोई बाहर जा सकता है, गाजा में से ना कोई अंदर आ सकता है बिना क्रॉसिंग के। तो आप रह रहे हो, बट आपके पास कोई फ्रीडम नहीं है। इवन टू ट्रैवल दे हैव टू ईदर कम टू इजराइल और गो टू इजिप्ट। सो देर इज़ नो मीन्स ऑफ पीपल ऑफ गाजा टू कम्यूट ऑल्सो। तो अब क्या है, इन अर्बन वॉरफेयर, कौन किस घर में छुपा हुआ है, किस घर में क्या सुरंग है, किस घर में क्या है, इनको एक एक एरिया सैनिटाइज कर। फुट ऑन ग्राउंड जो सोल्जर होता है, जो फिजिकली एक एक बिल्डिंग और एक एक एरिया क्लियर करता है,
वो बहुत ही कठिन कार्य होता है, और वो भी इस डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में जहाँ सुरंगें हैं नीचे, और जहाँ आप पता नहीं लगा पा रहे कि इस सिविल कपड़े में जो मेरे सामने खड़ा है ये सिविलियन है या हमास का आदमी है। तो इन्होंने क्या किया, इजराइल ने जब शुरू हुई थी लड़ाई नवंबर में पिछले साल, इन्होंने अल्टीमेटम दिया था, 2 सड़कें खोली थी नॉर्थ से साउथ। तो इन्होंने सबको बोला कि आप नॉर्थ से साउथ, तो एक इनका रफ़ा करके जगह है साउथ में जो सऊदी अरेबिया के बॉर्डर पे है, तो रफ़ा क्रॉसिंग से ही सारी एड हेल्प, एंड बाद में इन्होंने पाया कि रफ़ा में भी इनको सुरंगें मिली हैं। तो इट मीन्स ये जो सप्लाई है वो मतलब उन सुरंगों से भी आती जा रही है, और ये ऐसी चीज़ें हैं कोई देख नहीं पाया, मतलब इनकी सर्वेलेंस जो भी रही है। तो जो एस्टिमेट किया था इन्होंने कि हम इतने दिन में ये कर पाएंगे या इतने दिन में इसको रोक पाएंगे, और अभी अगर आपने पढ़ा हो परसों चौथ ही जो यूएस फॉरेन सेक्रेटरी हैं ब्लिंकन, उनकी काफ़ी सारी मीटिंग्स हुई हैं। तो उन्होंने, एंड ये इनकी 9th विजिट है जब से लड़ाई स्टार्ट हुई है। और एक और बड़ी विचित्र चीज़ है इस लड़ाई में कि पहली बारी इस लड़ाई में 23 अक्टूबर पिछले साल 7 अक्टूबर को लड़ाई स्टार्ट हुई, सर्विंग यूएस प्रेसिडेंट लड़ाई के बीच में इजराइल आए। बट आप देखिए कि 9 विजिट यूएस फॉरेन सेक्रेटरी की हो चुकी हैं लड़ाई में, यूएस प्रेसिडेंट आ चुके हैं, जून जुलाई में बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका गए हैं, बट अभी तक युद्ध विराम नहीं हो पाया। अच्छा, अभी ये कि अमेरिका, जो मिस्र है, ये सारे देश मिलकर अब कोशिश कर रहे हैं कि ये शांति हो। आप देख रहे हैं ये शांति होते हुए? क्योंकि इजराइल ने तो कहा है जब तक वो खत्म नहीं करेगा हमास को, अब ऐसा हुआ है, इजराइल ने 2 नई शर्तें रखी हैं। ये जो परसों मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने ये बोला है कि हमारे को 2 कॉरिडोर चाहिए, जो कि एक कॉरिडोर है रफ़ा बॉर्डर में जो सऊदी अरेबिया और गाज़ा के बीच में हम एक स्ट्रिप बनाएंगे जो हम कंट्रोल करेंगे, एंड सेकंड कॉरिडोर दे वांट नॉर्थ और साउथ गाज़ा के बीच में। वी विल कंट्रोल नॉर्थ से साउथ में कौन जाएगा और साउथ से नॉर्थ में कौन जाएगा। अब ये जो 2 कंडीशंस रखी हैं, दिस इज जोग्राफिकली पुटिंग अ बैरियर टू कट ऑफ ऑल द इलीगल सप्लाईज दैट कम इनटू दिस कंट्री। ये उनको मान्य नहीं है। सेकंड मुद्दा जो है कि इनके जो होस्टेजेस हैं वो एक्सचेंज करना चाहते हैं। तो जो पिछला बार्टर हुआ नवंबर में, जहाँ तो हमास ने 110 इजरायलीस को रिलीज़ किया, उसके बदले में इजराइल को 240 फ़लस्तीनी प्रिजनर्स रिलीज़ करने पड़े। तो अगर पीछे जाएं हिस्ट्री में तो 2011 में एक इजरायली सोल्जर इन्होंने कैप्चर किया था हमास ने 2011 में। उसको छुड़वाने के लिए इन्होंने कम से कम नहीं तो 100 बंदे उसके बदले में फ़िलिस्तीनी छुड़वाए थे। तो जब ये नेगोशिएशन आती हैं तो इन रिटर्न दे आस्क फॉर समथिंग, वो इस बार भी हो रहा है। हमास कह रहा है कि हम ये कर देंगे, हम आपके लोग दे देंगे, बट इसके बदले हमारे को ABCD चाहिए, आप हमारे इलाकों से बाहर हुए, आप हमारे, बिकॉज दे डोंट वांट कि जो इजरायली सोल्जर्स हैं वो उनके इलाके में घूमते रहें और हाउस बाय हाउस, लेन बाय लेन, रोड बाय रोड वो क्लियर कर रहे हैं। एंड उसमें इनको समय लग रहा है। एक इतना डेंसली पॉपुलेटेड है, इतना डेंसली पॉपुलेटेड पूरा एरिया है कि उसको मैनुअली क्लियर करना उसमें समय लग रहा है। ज्यूज़ एक छोटे से देश में रह गए हैं, है ना। तो ये जो ज्यूज़ की और जो इनकी लड़ाई है, ये बड़ी पुरानी लड़ाई है। इसको लेकिन लग रहा था अभी कुछ समय से लग रहा था कि शायद कुछ चीज़ें हैं जो सेटल हो गई, जो ठीक हो रही हैं, कम से कम तनाव की स्थिति रहेगी, लेकिन ऐसी लड़ाई नहीं होगी। और जब यूक्रेन और रूस का जब वॉर शुरू हुआ, उसके पहले जितने एक्सपर्ट थे वो ये कहते थे, हालांकि अमेरिका से भी ऐसी खबरें आई थी कि सैटेलाइट से ऐसी पिक्चर्स आई हैं कि रूस तैयारी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, कि अब कन्वेंशनल वॉर नहीं होंगी, उसका ज़माना नहीं है। लेकिन बैक टू बैक 2 लड़ाइयाँ हो गई, तो अब ऐसा लगता है कि ये जो एक थॉट प्रोसेस था कि कन्वेंशनल वॉर नहीं होंगी, उसका ज़माना खत्म हो गया, तो अब ऐसा नहीं है, ये खतरा बना हुआ है देश आपका बिल्कुल ठीक एनालिसिस है। ये सारे मिलिट्री थिंकर्स के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ। कि आज तक हम सब ये सोचते हैं कि विद मॉडर्न वॉरफेयर ईच वॉर विल बी शॉर्ट एंड स्विफ्ट। वी ऑलवेज से कि शॉर्ट एंड स्विफ्ट वॉर होगी, बट 2 साल से ऊपर रशिया यूक्रेन को हो गए, 11वां महीना इस लड़ाई को चल रहा है। तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें यू लूज लॉट ऑफ पीपल, यू एक्सपेंड लॉट ऑफ एम्यूनिशन एंड द एक्सपेंस, क्योंकि इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू गो ऑन वॉर। तो उसके लिए आपको
हवाई जहाज़ चाहिए, टैंक्स चाहिए, रॉकेट्स चाहिए, आर्टिलरी के शेल चाहिए, गन्स चाहिए, राइफल चाहिए, सोल्जर्स चाहिए, रिजर्विस्ट चाहिए। एंड जब डेड बॉडीज़ आती हैं अपने ही लोगों की अपने ही देश में, तो उसका जो पॉलिटिकल प्रेशर होता है ऑन द रनिंग गवर्नमेंट वो बहुत होता है कि किस लिए हम लड़ रहे हैं। बिल्कुल सर, अगर किसी के 100 जाएंगे तो दूसरे के मजबूत होगा 10-20 तो उसके भी जाएंगे ना, लड़ाई होगी तो ऐसा कैसे होगा इस कि लड़ाई एक में हजारों लोग गए मौत हैं। होती है। बट ये एक ऐसी चीज़ है जो इजराइल ने इस बार ही बोला है। तो अभी जो परसों मीटिंग हुई है यूएस फॉरेन सेक्रेटरी की, फर्स्ट टाइम मैं पढ़ रहा था, कंसिलेटरी टोन्स आ रही हैं। उसमें ये कह रहे हैं कि हमास इज सेइंग कि हम कोalition की सरकार बना सकते हैं। मीन्स अभी तक तो मतलब 2007 से हाँ, इन गाजा इन गाजा। 2007 से वही सिंगल हैंडेडली, उसके बाद कोई इलेक्शन नहीं हुए गाजा में। 2005 के बाद कोई इलेक्शन नहीं हुए, 2007 में इनकी सरकार बनी है। अब उसके 17 साल हो गए, कोई इलेक्शन नहीं हुआ। अब वो कह रहे हैं कि हम सोच सकते हैं कि हम मिल के और फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स के साथ जो कि एमनेबल हैं इज़राइल को या वर्ल्ड को, हम उनके साथ मिल के सर इसमें फिलिस्तीन कहाँ है, उसका रोल क्या है? क्योंकि भारत का उसके साथ संबंध अलग है, लेकिन अब हमास को आतंकवादी संगठन मानते हैं हम, आतंकवादी हैं वो, जिस तरह से उन्होंने हमले किए भारत मानते हैं, लेकिन फिलिस्तीन के साथ उनके संबंध हैं। तो फिलिस्तीन कहाँ है, उसका क्या है रोल? सी फिलिस्तीन जब इसकी हिस्ट्री ऐसी है कि एक यूएस के फॉरेन सेक्रेटरी होते थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उनका नाम था बेल्फोर। उन्होंने 1917 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई, ये ऑटोमन एम्पायर का भाग था, तो उन्होंने एक बेल्फोर डिक्लेरेशन निकाला था और फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में उन्होंने लिख के दिया था कि इस इलाके में जूस का भी हक है, जो कि लीग ऑफ नेशंस में 1922 में पारित हो गया था। दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑफ इज़राइल। एंड इस इलाके में पहले फ़िलिस्तीनी रहते थे। 1967 तक आधा जेरूसलम इजरायलीज़ के पास था और आधा फ़िलिस्तीनियों के पास था। बट 67 में इन्होंने लड़ाई में इन्होंने पूरा जेरूसलम कब्जा कर लिया। और अगर आपको याद हो 2019 में जब डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपनी यूएस एम्बेसी जेरूसलम में शिफ्ट कर दी। And this was a big posturing because Jerusalem is a city which is very much तीनों के लिए ज्यूज के लिए, क्रिश्चियंस के लिए और मुस्लिम के लिए। लेकिन सर अगर इसको मैं डेट्स के उसमें देखूं तो ये तो बहुत बाद में आया इस्लाम धर्म, तो पहले तो वो जगह उन्हीं की रही होगी ना। तो ये विवाद जो हुआ है वो यही कह रहे हैं कि ये हमारा इलाका है। हाँ, तो आपने कब्जा कर लिया है, क्योंकि जो धर्म बाद में आया, जाहिर सी बात है। तो अब वही लड़ाई उसी चीज़ की है कि हम इस इलाके में रहते आए हैं, ये हमारा इलाका है, सदियों से हमारे पास रहा है, आप यहाँ के नहीं हैं। बट उनका ये कहना है कि हमारा तो क्राइस्ट से भी बहुत पहले का और हमारा ओल्ड टेस्टामेंट में हमारी लिखा हुआ है और उस पर छाप अंग्रेज़ों ने दे दी 1912 में कि इनका भी हक है और ये है। और जाते जाते तो अंत में असली प्रॉब्लम स्टार्ट हुई जब मई 1948 में इज़राइल ने अपने आप को डिक्लेयर किया एज ए नेशन। तो वो जो लड़ाई स्टार्ट हुई, उसमें उससे पहले इनके पास यहूदी के पास छोटी छोटी पॉकेट थी बस। बट 48 में इन्होंने काफ़ी एरिया कब्जा कर लिया। मेन इन्होंने जो कब्जा किया है वो 67 में किया है। सर अब हम इजराइल की थोड़ी सी राजनीति, बेंजामिन नेतन्याहू जब ये शुरू हुआ, युद्ध शुरू हुआ, जब हमास ने अटैक किया, बड़ी राजनीतिक स्थिति उनकी बड़ी ख़राब थी, बड़ी डामाडोल स्थिति थी। लेकिन ये एक कह सकते हैं कि अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कहना नहीं चाहिए, बहुत इतना बड़ा युद्ध कौन चाहेगा कि हो, कोई भी देश का नेता ये कभी नहीं चाहेगा। लेकिन क्या इसको कह सकते हैं ऐसा कि उनके लिए उनका पद बना रहा, वो अभी तक चल रहे हैं? ये बहुत सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में, आर्टिकल्स में आया है कि दिस केम एज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर हिम। बिकॉज अगर आपको याद हो तो उससे पहले बहुत प्रोटेस्ट हुए थे इज़राइल में, जबकि वो लेजिस्लेटिव के नीचे जुडिशरी को लाना चाहते थे। तो यंग लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया, रिजर्विस्ट ने बहुत प्रोटेस्ट किया, बिकॉज तब
इजराइल में हर एक को मिलिट्री ट्रेनिंग आवश्यक है। कंपलसरी है, हाँ। तो जो यूथ है उस कंट्री का, उनको ये लॉज पसंद नहीं थे कि अब क्योंकि पहले तो कोर्ट स्टे दे देती थी, अब कोर्ट भी अगर लेजिस्लेटिव के नीचे आ गई तो उनको पसंद नहीं था। उस टर्मोइल के बीच में इलेक्शन हुए, उसके अंदर राइट विंग की सपोर्ट से इन्होंने बनाया और ये इंसिडेंट हो गया। अब राइट विंग वाले चाह रहे हैं इजराइल में कि ये आप एक वंस फॉर ऑल आप इसको ख़त्म कीजिए। एंड उनके पास अब पावर है बेंजामिन नेतन्याहू के पास कि वो ऐसे कदम उठाएं जिससे कि जो मैंडेट उनकी पार्लियामेंट ने उनको दिया है इस वॉर का, उसको अंजाम तक पहुंचा सके। ये वॉर इसी रीजन में रहेगा सीमित इन्हीं दोनों के बीच, या आगे बढ़ेगा? हालात ऐसे बन रहे हैं, आपको लग रहा है नहीं अब सेटल डाउन हो चुका है? क्योंकि ईरान ने भी इस्माइल हानिया पे अटैक हुए, उसकी हत्या के बाद भी कोई ऐसा कदम अभी तक नहीं उठाया। भले ही अमेरिका की तरफ से कहा गया, लेकिन उसने अपनी तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। तो अब लग रहा है कि थोड़ा और कोशिश भी हो रही कि अब ये वॉर नेगोशिएशंस हो, बात हो और वॉर खत्म हो। मैं कहीं और भी गया था अभी थोड़े दिन पहले किसी यूनिवर्सिटी में बात करने, तो मैंने यही बोला था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर इस देखा जाए तो सबसे टर्बुलेंट टाइम से हम अभी गुजर रहे हैं। देयर इज़ लॉट ऑफ कंट्रीज़ में जहाँ पे वॉर हो के हटी है, चाहे यमन हो जाए, इधर हो जाए, लीबिया हो गया, इराक हो गया, हाँ। ईरान हो गया, वहाँ चीज़ें स्टेबलाइज नहीं हुई हैं। रशिया, यूक्रेन, यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार लड़ाई हो रही है यूरोप की धरती पे, ठीक है। तो ये जो अरब इसराइल की लड़ाई हो रही है, बाकी जगह जहाँ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं, अनरेस्ट है ग्लोबली, फाइनेंशियल कई देशों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनकी इकॉनमी बहुत उसमें जा रही है, दिस फोर्सिंग पीपल टू टेक अनदर ऑप्शन। देयर इज़ कंप्लीट अनरेस्ट इन मैनी पोर्शंस ऑफ दिस वर्ल्ड एंड आई विल पुट इट, इट्स अ वेरी टर्बुलेंट टाइम. It's a very, very turbulent time. I feel the most turbulent time after Second World War is now what we are going through. What shape it takes, ये क्या रुख लेता है, सेटल हो पाता है, नहीं हो पाता, कौन इसकी मदद में आता है, क्योंकि अगर 9 बारी अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर आके उसमें आके और पीस ब्रोकर नहीं कर सके, हाँ. तो इट समवेयर शोज कि अमेरिका का जो ग्रिप है इस पूरी मिडल ईस्ट के ऊपर वो भी थोड़ा कम होता जा रहा है। एंड जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, जो नेबरिंग वो हैं, वो कॉज के लिए लड़ने को तैयार हैं। तो अभी आज ही की सुबह की खबर है कि रॉकेट अटैक्स हुए नॉर्थ में हिजबुल्लाह की तरफ से, नॉर्दर्न एरियाज़ में, तो इट मे गो आउट ऑफ हैंड एनीवेयर। हुतीज़ फ्रॉम यमन हैव लॉन्च्ड अटैक्स ऑन इजराइल विच इज़ सो फार अवे, तो अपने ड्रोन्स भेज रहे हैं, ये कर, तो यू डोंट नो किधर जाएगा। सर, लेकिन क्या इजराइल का अभी तक का जो इतिहास है, जिस तरह के वो कदम उठाता है, और छोटी कंट्री लेकिन टेक्निकली इतना साउंड है, जो वो कह रहा है, क्या वो कर पाएगा कि वंस एंड फॉर एवर हो पाएगा? ये संभव है किसी युद्ध में? ये जब नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठते हैं तो वो कितना दूसरी पार्टी वो देने को तैयार है लीवे। जैसे मैंने बोला कि ये जो इजराइल ने बोला है कि मुझे 2 कॉरिडोर दे दीजिए, सर वो तो अभी तक बंधक नहीं छोड़ रहे, उनके 110 बंधक तो अभी भी नहीं छोड़े। हम नेगोशिएशन तब डिस्कस करेंगे, पहले आप एग्री कीजिए कि 2 कॉरिडोर हमारे पास रहेंगे, जो भी है। अब ऐसी जो कंडीशंस हैं, वो कह रहे हैं कि ये हमारा पूरा इलाका छोड़े पहले, उसके बाद हम बात करेंगे हमास। तो ऐसी जो टर्म्स रखी जा रही हैं, एंड मीडिएशन के लिए इजिप्ट है, कतार है, हाँ, ये हैं, तो ये सारे है, सऊदी भी अपने वे में कर रहा है, बिकॉज आप नहीं चाहते कि मेरे पड़ोसी के घर में आग लगी हो, क्योंकि वो आग कभी कहीं भी फैल सकती है, तो उनके भी इंटरेस्ट में है कि रीजनल स्टेबिलिटी हो। तो ये है। सर, जब हम मिडिल ईस्ट की बात करें इजराइल की, तो हम अरब और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट क्या था, इस पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अरब इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट का जेनेसिस यही है जो 1917 में यूएस का जो ठप्पा है, सॉरी यूके ने जो हमें ठप्पा दिया है कि दिस लैंड बिलोंग्स टू जू, और उसके ऊपर यूएन से पहले एक लीग ऑफ नेशंस होता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक ग्लोबल
बॉडी बनाई गई जो आज यूनाइटेड नेशंस हैं, वो ख़त्म हो गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के। यूनाइटेड नेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना है, बट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस था। तो 1922 में, जो 1917 में जो फॉरेन सेक्रेटरी थे यूके के मिस्टर बेलफोर, उनका जो डिक्लेरेशन था उसके ऊपर मोहर लगाई। तो दिस इज़ इन माय ओपिनियन द जेनेसिस ऑफ द कंप्लीट प्रॉब्लम। तो वो अंग्रेज जहाँ से भी गए हैं वो कुछ ना कुछ छोड़ के गए हैं, बिल्कुल लेगेसी छोड़ के है। गए। तो हमें भी भारत पाकिस्तान अलग कर गए, इसीलिए पाकिस्तान तो इस तरह से लेगेसी अलग ऐसी किया कि छोड़ जाते हैं और फॉल्ट लाइंस को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो फॉल्ट लाइन ऐसी छोड़ जाएंगे कि वो लाइन कभी मिल नहीं पाएगी। तो ये मेरी सब बिल्कुल, और इसका अनुभव तो हम भी कर रहे हैं। हमारे देश में भारत पाकिस्तान का विभाजन करा जब हमें आज़ादी दी, और उसके बाद एक तरह से कह सकते हैं नासूर है वो, जिस तरह से परेशानियाँ लगातार हमारे देश को झेलनी पड़ रही। तो अंग्रेज जहाँ से जाते हैं वहाँ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ के जाते हैं। आपने जो आज बात सुनी सर की, मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें जो आपके दिमाग में चल रही होंगी वो क्लियर हुई होंगी। आप समझ पाए होंगे कि एक्चुअली पूरा रीजन क्या है, यहाँ पर पूरा विवाद क्या है, क्यों यहाँ पर लगातार कुछ ना कुछ अनरेस्ट चलता रहता है। आप अगर इसी तरह से किसी और विषय पर कोई भी इंटरनेशनल कोई टॉपिक हो या कोई और हमारे देश से जुड़ा कोई ऐसा विषय हो जो सुरक्षा से जुड़ा हो, जिस पे आपको चिंता होती हो, आप चाहते हो कि आप जानें, आपको पता लगे कि क्या चीज़ है, क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है। इसमें क्या होता है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है लेकिन हर इन्फॉर्मेशन सही नहीं होती है, ज़्यादातर गलत इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँचती है। तो बिल्कुल सही, ऑथेंटिक और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारा चैनल देखते रहिए, और सर के संग हम लगातार ये सीरीज करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। नमस्कार, थैंक यू सो मच।